हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे आप लोग? आशा है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। चलिए दोस्तों, आज बात करते हैं यूजीसी नेट पेपर फर्स्ट, जिसमें आज का आपका टॉपिक रहेगा रिसर्च एप्टीट्यूड एंड लॉजिकल रीजनिंग। दोस्तों, पहले समझेंगे रिसर्च एप्टीट्यूड क्या है और लॉजिकल रीजनिंग क्या है। रिसर्च एप्टीट्यूड मीन्स होता है किसी भी चीज का पुनः खोज करना। अब पुनः खोज क्या होना, जैसे मान लीजिए कभी आपने देखा 1600 सेट 1200 सेट मोबाइल होती थी नोकिया की, तो बार बार कभी आप बैटरी डाउन हो जाती थी तो आप पीछे क्या लगाते थे, कागज टुकड़ा लगाते थे, बैटरी फिर लगाते, फिर सेट करते थे, बार बार कभी सिम निकालते फिर लगाते, ऐसा प्रॉब्लम होता था ना। इसी प्रॉब्लम को किसी ने समझा, उसको एक नया आइडिया मॉडिफाई किया कि अब एक ही बार सिम लगेगा और एक ही बार बैटरी लगेगा, बार बार इसमें ऐसी प्रॉब्लम ना हो कि बैटरी निकालो फिर सिम लगाओ, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। साइड में उसको सिम का दे दिया और बैटरी का भी अलग से कर दिया। उसके बाद किसी ने उस प्रॉब्लम को और देखा कि ऐसा क्यों नहीं करते हैं कि एक सिम के बजाय 2 सिम लगाया जाए। और उसके बाद इसमें नए नए फीचर भी आए, जैसे आजकल लोग व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, न जाने कितने बहुत से ऐसे ऐप हैं जो आप यूज करते चलाते हैं। तो किसी ने इस चीज को ये समझा क्यों ना अब और एक नया फीचर इसमें जोड़ दिया जाए, डिजिटल कैमरा जोड़ दिया जाए, फ्रंट कैमरा जोड़ दिया जाए, बैक कैमरा जोड़ दिया जाए। ये सब किसका देन है? रिसर्च का ही तो देन है। अगर आप रिसर्च करेंगे अर्थात नई चीज का खोज करेंगे तो नया इनोवेशन होगा, और नया इनोवेशन होगा तो आपके देश, आपके समाज में क्या होगा, एक विकसित बनेगा, एक विकास होगा और लोगों का एक रोजगार भी मिलेगा। इससे बेरोजगारी भी कम होगा और देश की जीडीपी भी बढ़ेगा। तो एक ही पॉइंट से कई चीजें देखने को मिलता है। अब जैसे किसी को मान लीजिए इकोनॉमिक सब्जेक्ट है, अब इकोनॉमिक सब्जेक्ट मान लीजिए किसी विद्यार्थी का है, अब उसे ये नहीं पता मेरा टॉपिक क्या है। या किसी का मान लीजिए हिस्ट्री है, अभी सभी पे बात करते हैं दोस्तों, पहले रिसर्च बेसिक चीज। या किसी का जियोग्राफी है, ये सब सब्जेक्ट हैं। और किसी का मान लीजिए कॉमर्स है, और किसी का मान लीजिए पॉलिटी है। ये सब सब्जेक्ट है। अब एक एक करके इसमें समझते प्रॉब्लम कैसे आइडेंटिफाई करोगे। आप देखते हैं कोई इकोनॉमिक्स से पीएचडी किया हुआ है, कोई हिस्ट्री से किया है, कोई जियोग्राफी से किया है, कोई कॉमर्स है, कोई पॉलिटी से। लेकिन आप जब डिग्री लेते हैं, एक डॉक्टर को उपाधि लेते हैं, तो इसका ये मतलब नहीं कि आपको सिर्फ डिग्री मिल गया तो आप डॉक्टर बन गए, नहीं। आप उसमें रिसर्च किया, आप उसमें प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई किया है। यही जिसके पास करने का तरीका पता होता है वही डॉक्टर बनता है। लेकिन उसके लिए हमें कैसे कैसे पढ़ना होगा। अब जैसे इकोनॉमिक्स में आपको कोई प्रॉब्लम ढूंढना है, जैसे देश में आजकल अभी खबर आती है कि देश की जीडीपी डाउन होती जा रही है, इसके पीछे क्या रीजन है, जीडीपी कैसे डाउन हो रही है, या रियल जीडीपी क्या है, नॉमिनल जीडीपी क्या है, जीडीपी होती क्या है, पहले ये समझो। और जीडीपी डाउन कैसे होती है, कैसे हो रही है, इसके पीछे क्या रीजन है, पहले आपको ढूंढना पड़ेगा प्रॉब्लम। अगर आपने प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई कर लिया, प्रॉब्लम पीआरओ, प्रॉब्लम्स को अगर आप आइडेंटिफाई कर लिया किसी भी फील्ड में, अब इकोनॉमिक्स बहुत कुछ चीजें हैं। अब इकोनॉमिक्स अगर आप जो लोग पढ़ते होंगे, पहले यहां से और बताते हैं। अभी इकोनॉमिक्स में कितने टॉपिक है, जैसे आप मान लीजिए माइक्रो इकोनॉमिक्स या मैक्रो इकोनॉमिक्स या इंडियन इकोनॉमिक्स, या आप मान लीजिए एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स, या आप मान लीजिए सस्टेनेबल एंड डेवलपमेंट एनवायरमेंट इकोनॉमिक्स, स्टैटिक्स इकोनॉमिक्स, मैथमेटिक्स इकोनॉमिक्स। ये पूरा इनका टॉपिक है दोस्तों, जो मैंने एक बात किया है। अब उनको सर्च करना है किस फील्ड में वो काम करना चाहते हैं, कैसे देश को बेहतर बना सकते हैं, कौन सी प्रॉब्लम पहले आइडेंटिफाई करेंगे। ऐसे हिस्ट्री में है, हिस्ट्री टोटल आपके 6 होते हैं, जैसे एंशियंट हिस्ट्री, उसके बाद अर्ली मेडाइवल, अर्ली मिडिवल बोलते हैं, उसके बाद मिडिवल, फिर उसके बाद मॉडर्न हिस्ट्री, नेक्स्ट उसके बाद वर्ल्ड हिस्ट्री, वर्ल्ड हिस्ट्री, नेक्स्ट उसके बाद जैसे किसी का टॉपिक, इसलिए थोड़ा सा चीजें एडवांस बता देते हैं दोस्तों
क्योंकि बहुत से लोगों का हिस्ट्री है, पॉलिटी है, कुछ चीजें अगर जानकारी बताने किया जाता है। तो एंशियंट हो गया, अर्ली मेडाइवल, मेडाइवल, मॉडर्न हिस्ट्री, वर्ल्ड हिस्ट्री। एक होता है आपका पोस्ट इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया, पोस्ट इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया। तो सोचिए आप इतनी इतिहास पढ़ते हैं, लेकिन इतिहास में हमें कौन से टॉपिक पे रिसर्च करना है? प्राचीन काल में अगर आपको इतिहास है, या अर्ली मेडाइवल पे करना है, या मेडाइवल पे करना है, या मॉडर्न हिस्ट्री पे करना है, या वर्ल्ड हिस्ट्री पे करना है, या पोस्ट इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया। और एक होता आर्ट एंड कल्चर, आर्ट एंड कल्चर, ये भी आपका पूरे इतिहास का बेसिक पार्ट है। तो जब आप इसमें रिसर्च करते होंगे, जैसे आर्ट एंड कल्चर पढ़ेंगे, भाई बहुत कुछ आर्ट एंड कल्चर में, जैसे म्यूजिक है, लिटरेचर है, डांसिंग है, ये सब किसका पार्ट? आर्ट एंड कल्चर का ही पार्ट है। एंशियंट आप पढ़ेंगे, एंशियंट में दो भाग बांटेंगे, जिसमें अप्रो हिस्ट्री क्या, हिस्ट्री क्या, और प्री हिस्ट्री एंड प्रोटो हिस्ट्री और हिस्ट्री, अर्थात प्रागैतिहासिक, ऐतिहासिक, आदिऐतिहासिक और ऐतिहासिक। तो आप अगर इतिहास जब भी पढ़ते होंगे तो इसमें भी आपको रिसर्च करना पड़ता है। इतिहास से क्या है, अब इसमें आप मान लीजिए कोई लिटरेचर पे रिसर्च कर रहे हैं, या रिलीजन पे रिसर्च कर रहे हैं, या कल्चर पर रिसर्च कर रहे हैं, तभी तो एक समाज को कुछ बेहतर आप दे सकते हैं। पहले क्या था, आज लोग कैसे इसको नया रूप दे दिया है, वेद किसने लिखा, पुराण किसने लिखा, क्यों लिखा, इसके पीछे क्या रीजन था, वो आपका आर्ट एंड कल्चर अर्थात लिटरेचर का पार्ट आएगा। या आप मान लीजिए अर्ली मेडाइवल पढ़ते हो, तो अर्ली मेडाइवल 712 से लेकर के, ऐसा लगेगा मैं आज इतिहास ही पढ़ा रहा हूँ, बट ऐसे मत सोचिएगा, कोई जो चीजें हैं बताते हैं। अब 712 मोहम्मद बिन कासिम भारत में आता है, उसके पास आप देखेंगे भाई अर्ली मेडाइवल में क्या हुआ, गुर्जर प्रतिहार ने किस प्रकार से युद्ध लड़ा, मराठा ने कैसे लड़े, राजपुतानों का क्या इतिहास था, ये अर्ली मेडाइवल में मिलेगा आपको। चोलिया साम्राज्य कैसे था, राजपूत साम्राज्य कैसे था, पांड्या साम्राज्य, बहुत से कुछ मिलेंगे, चोल, चेलिया, पांड्या, बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा। एक मेडाइवल पढ़ेंगे, मेडाइवल में आप पढ़ेंगे भाई दिल्ली सल्तनत कैसे डेवलप किया गया, मुगल काल कैसे अपने आप को विकसित किया। तो जो इसमें हम इकोनॉमिकली बेस पे, सोशल बेस पे, एडमिनिस्ट्रेटिव बेस पे हम रिसर्च करते हैं। यही हमें पहले क्या करना होगा, प्रॉब्लम को ढूंढना पड़ेगा। कोई चीज अगर कैसे बना तो कैसे है, आवाज ऐसा क्यों नहीं, तो इसके पीछे रीजन क्या है, ये होता पूरा हिस्ट्री का। जियोग्राफी अगर आप पढ़ते होंगे तो बहुत है इसमें। आप अब जियोग्राफी में बहुत पार्ट है, इंडस्ट्रियल जियोग्राफी, इकोनॉमिकल जियोग्राफी, सोशल जियोग्राफी, ह्यूमन जियोग्राफी, ओशिनो जियोग्राफी, यूनिवर्सल जियोग्राफी, ये पूरा जियोग्राफी का पार्ट करेगा। फिजिकल जियोग्राफी, इंडियन जियोग्राफी, इसे पूरा पार्ट आएगा। कॉमर्स जिनका होगा आपको, लेकिन आप जियोग्राफी में अगर रिसर्च करना क्या वो करेंगे भाई, जैसे आज भी लोग देखते होंगे जाति या धर्म में बटे हैं, लेकिन सब कुछ अगर देखा जाए तो जियोग्राफी बेस पे ही पूरी दुनिया टिकी है। जैसे जहाँ क्लाइमेट होगा वैसे वहाँ के लोग का रहन सहन, वैसे वहाँ खान पान, और वैसे ही उनका जीवन होगा, वैसे उनकी कल्चर, वैसे उनका जात, वैसे उनका धर्म बनता है। जाति कुछ नहीं था, बेसिकली लोगों ने एक अपना टैग दे दिया, कर्म के आधार पर उसको लोग डिवाइड कर दिए। आप अगर जो काम कर रहे हैं, जैसे कोई नाई के पास जाते बाल काटता तो उसको आप क्या बोलते हो, नाई तो कहो। कोई व्यक्ति पढ़ा रहा तो ही ब्राह्मण है। ये बेसिक होता है कर्म बेस पे। लेकिन ये पूरा जियोग्राफी क्या बताता है दोस्तों, जियोग्राफी आपको ये दर्शाता है जहां जन्म वही जीवन, वही सभ्यता, वही हर एक चीज का निर्माण हुआ है, वहीं पर आपको हिस्ट्री पूरा देखने को मिलेगा, वहीं इकोनॉमिक्स देखने को मिलेगा, वहीं पॉलिटी देखने को मिलेगा, सब कुछ आप पढ़ोगे। जैसे शुरुआत में अगर आप पढ़ेंगे तो अमीबा, पैरामीशियम, एक कोष की जीव जंतु, एक कोष की जंतु का जन्म हुआ, ये पूरा इसी पार्ट है। और आगे आप टेक्टोनिक क्रिया कैसे होती है, प्लेट का जैसे भूकंप कैसे आता है, अर्थक्वेक जिसको बोलते हैं, वॉल्केनो कैसे आता है, ज्वालामुखी कैसे आता है, ये सब जियोग्राफी पार्ट है। कॉमर्स वाले जो पढ़ते हैं, अभी में मान लीजिए रिसर्च करेंगे तो क्या क्या टॉपिक पर रिसर्च करेंगे भाई। इनके पास कॉमर्स मतलब है वो टैक्सेशन सिस्टम पे रिसर्च कर सकते हैं, इकोनॉमिक्स पे कर सकते हैं, इन्फ्लेशन पे कर सकते हैं, बिजनेस को कैसे मैनेजमेंट किया जाए इस पे रिसर्च कर सकते हैं, अकाउंट्स का बेसिक कौन सा रूल फॉलो हो रहा है नहीं हो रहा है, रूल के अकॉर्डिंग वो रिसर्च कर सकते हैं। बहुत कुछ पार्ट है। पॉलिटी है, आप पॉलिटी आप पढ़ते हैं, जैसे डीपीएसपी है, डायरेक्ट स्टेट पॉलिसी, सॉरी राज्य के नीति निर्देशक तत्व बोलते हैं, डीपीएसपी इसको बोलते हैं,
अब मान लीजिए DPSP पे आप रिसर्च कर रहे हैं, अब ये देखें क्या ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है या नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, संवैधानिक या गैर संवैधानिक पार्ट है कि नहीं है, क्यों नहीं है, क्या प्रॉब्लम था, या लेजिस्लेटिव या एग्जीक्यूटिव जुडिशरी कार्यपालिका विधायिका न्यायपालिका है, कार्यपालिका किस प्रकार से काम करती है, विधायिका किस प्रकार से काम करती है, और सुप्रीम कोर्ट अर्थात न्यायपालिका को अलग क्यों रखा गया है, ऐसा क्या कारण है, आप रिसर्च करो। या भारत का संविधान अमेरिका का संविधान बहुत ज्यादा डिफरेंस क्यों है, हमारा संविधान बहुत ज्यादा बड़ा क्यों, अमेरिका का संविधान बहुत छोटा क्यों है। कारण है कि भाई यहाँ का सबसे ज्यादा क्लाइमेट, ये डाइवर्स ऑफ दिस कंट्री, इसलिए हर एक पॉइंट को लेकर के इसमें दर्शाना पड़ता है। कभी माइनॉरिटी को लेकर के बात किया जाए, कभी मेजोरिटी को लेकर बात किया जाए, कभी रिलीजन को लेकर के बात किया जाएगा। इसलिए आप पढ़ेंगे फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल ड्यूटीज, तो ये सारी चीजें क्या है, आपका पॉलिटी की बात है। क्या पॉलिटी आपका इंटरनेशनल किस तरह, जियो पॉलिटिकल आपका काम कैसे कर रहा, IR का बात आ जाएगा, ये सब इसमें भी आप रिसर्च करते हैं। तो दोस्तों बस ये खाली समरी तरीके से सारी बातें किया। अब हम बात करते हैं आपका रिसर्च टॉपिक पे। ये सब जो रिसर्च होता है, पहले आपको प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। अगर आपने प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर लिया तभी आपका रिसर्च माना जाता है। लेकिन जब रिसर्च टॉपिक पढ़ोगे तो उसमें क्या क्या चीजें आपको पढ़ना होता है, एक एक करके समझते हैं। चलिए शुरू करते हैं, रिसर्च टॉपिक पे आइए। रिसर्च टॉपिक में दोस्तों आपका जो टॉपिक होता है पहला, पॉजिटिविज्म क्या है और पॉजिटिविस्टिक क्या, शुरुआत में वही बात करता है। अब जैसे कि लिख दिया, पहले टॉपिक लिख देते हैं, रिसर्च एप्टीट्यूड। अब इसमें हमें क्या पढ़ना है, पहला जैसे पॉजिटिविज्म क्या है एंड पॉजिटिविस्टिक क्या है। अब इस चीज को पहले समझो, शुरुआत में आपका सिलेबस में दिया है। दूसरा टॉपिक है स्टेप्स ऑफ रिसर्च, स्टेप्स ऑफ रिसर्च। उसके बाद मेथड्स ऑफ रिसर्च, मेथड्स ऑफ रिसर्च। उसके बाद आपका मेथड्स ऑफ रिसर्च हो गया, टाइप्स ऑफ रिसर्च, टाइप्स ऑफ रिसर्च। उसके बाद आपका कैरेक्टर ऑफ रिसर्च, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिसर्च। देन उसके बाद आपका एथिक्स ऑफ रिसर्च, एथिक्स ऑफ रिसर्च। उसके बाद ICT सपोर्ट मटेरियल, ICT सपोर्ट मटेरियल, ये कैसे काम करता है इसके बारे में भी समझेंगे। चलिए पहले बात करते हैं पॉजिटिविज्म एंड पॉजिटिविस्टिक क्या है। देखिए पुराने समय में लोग क्या करते थे, कोई भी घटना घटती थी, अगर आप चलेंगे लगभग 18वीं शताब्दी या 18वीं का दोस्तों, अभी भी आजकल अंधविश्वास का ही दुनिया है। पॉजिटिविज्म और पॉजिटिव यही कहता था, एक कहता है आपका साइंस की बात, एक आपका विज्ञान लिख देते हैं, विज्ञान की बात करता है, और एक आपका तर्क की बात करता है, अर्थात लॉजिक। ये दोनों में फर्क क्या समझते हैं। पुराने जमाने में लोग क्या करते थे, कोई भी घटना घटती थी, जैसे कहीं भूकंप आ गया, बाढ़ आ गया, सूखा पड़ गया, तो बोलते थे अब लगता है इंद्र महाराज नाराज हो गए, या बरसात ज्यादा हो गई, लगता है इंद्र महाराज बहुत ज्यादा गुस्से में आ गए। ये सब क्या था, वो अपनी पुरानी अवधारणाओं पे, पुरानी बेसिक जो कॉन्सेप्ट होता था, जो पूर्वज लोग बोलते थे, उसको ही वो मान लेते थे। क्योंकि तब लोगों का इतना ज्यादा कभी रिसर्च किए नहीं, नई चीज पे कभी ध्यान नहीं दिए, इतना डायलॉग होता नहीं था, आपस में बैठ के बातचीत करना होता था, बट वो मान्यताओं पे ज्यादा बिलीव करते थे। लेकिन किसी ने इस चीज को समझा नहीं, ये बार बार ऐसे एक्टिविटीज होती, बार बार भूकंप आता, बार बार अर्थक्वेक आता है, इसके पीछे क्या रीजन है, किसी ने कहा नहीं ऐसा कुछ जरूर है। अभी भी देखिए कुछ लोग वेद पुराण उठा के बैठ जाएंगे
कि नहीं जो पृथ्वी है ना वो सुअर के थोबड़े पे पता नहीं क्या बोलते हैं, कोई बोलेगा नहीं उसे कछुए के पीठ पे है, वो करवट लेती है इसलिए हिल जाती पृथ्वी, ऐसे बोलते हैं ना लोग। लेकिन जो बुद्धिजीवी जो पढ़े लिखे लोग उनको तर्कवाद पे ध्यान दिया कि नहीं ऐसा तो है नहीं, जरूर पृथ्वी के अंदर कोई टेक्टोनिक क्रिया होती है, एक्टिविटीज होती है। अगर आप अर्थ के बारे में पढ़ेंगे जिसको क्रस्ट है, मेंटल है, कोर है, अर्थात जैसे भूप्रत ऊपरी परत पढ़ेंगे जिसको बोलते हैं सियाल, सीमा, नीफे, तो इस प्रकार से पृथ्वी को 3 भागों में बांटा गया है। तो पृथ्वी के अंदर क्या होता है, लिक्विड फ्रेम में है, कठोर चट्टाने हैं और कोमल चट्टाने, इस प्रकार से डिवाइड है। तो जब उस चीज को उन्होंने रिसर्च किया तो बोला नहीं, कोई भी चीज घटती है तो विज्ञान के आधार पर देखेंगे और प्लस वो तार्किक के आधार पर देखेंगे। अगर जब तक विज्ञान और तर्क दोनों नहीं मिलेगा तो किसी भी चीज का नया आविष्कार नहीं होगा। आज जैसे आप खुद सोचिए, जो लोग मान लीजिए चलो 30-35 या 40-45 होंगे, वो खुद जानते होंगे एक समय था गिद्ध देखते थे गांव में, पेड़ पे बहुत से गिद्ध आके बैठ जाते थे। आज कोई देख पा रहा है? नहीं देख पा रहा। अब आजकल के बच्चों के सामने अगर आप बात करेंगे तो आपको विश्वास नहीं करेंगे, बोले लगता आप कैसी बात करते, गिद्ध क्या होता मुझे दिखाओ। मान लो गूगल पे आप डाउनलोड करके दिखाओ, बट वो रियल देखना चाहिए, नहीं देख लो। यही चीजें हैं, पहले से आवाज में फर्क क्या आया, पहले क्या बात थी अलग बात है। जब आज लोग साबूत के आधार पर बात करते हैं, प्रूफ के आधार पर बात करते हैं, बोले हमें तर्क और विज्ञान दोनों दिखाओ, तभी किसी चीज का रिसर्च होगा, तभी नई चीज का खोज होगा। ये कॉन्सेप्ट था पॉजिटिविज्म एंड पोस्ट पॉजिटिविस्टिक। उसके बाद होता है जब आप स्टेप ऑफ रिसर्च करते हैं तो स्टेप ऑफ रिसर्च में टोटल 8 पॉइंट होता है। अब 8 पॉइंट कौन कौन होता है, पहले किसी भी चीज का प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करो। प्रॉब्लम जैसे आप आइडेंटिफाई करोगे उसके हिसाब से क्या करोगे, आप डिजाइन दोगे, डिजाइन के हिसाब से डेटा कलेक्शन करोगे, डेटा कलेक्शन करने के बाद सैंपलिंग तैयार करोगे, सैंपलिंग के बाद फिर क्या प्रपोजल बनाओगे, प्रपोजल के हिसाब से फिर उसको आप क्या करोगे, एनालिसिस करोगे, एनालिसिस करने के बाद डेवलपिंग डाटा, देन उसके बाद सबमिट करोगे। आइए एक एक करके बात करते हैं। अब स्टेप ऑफ रिसर्च में यहां बताते हैं दोस्तों, इसको मिटा के जब आप रिसर्च करोगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करो। आप अपने जीवन में हमेशा प्रॉब्लम देखते होंगे, कोई बिजनेस को लेकर के परेशान है, कोई परिवार को लेकर के परेशान है, कोई जॉब को लेकर के परेशान है, कोई पढ़ाई को लेकर के परेशान है, परेशानी सबके जीवन में है। और जो उस प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर लेता है वो समझो एक रिसर्च ही तो करता है। अब पहले आप क्या ढूंढोगे, पहले पेन नहीं चल रहा दोस्तों, एक मिनट, पहले आप ढूंढोगे प्रॉब्लम। ये जो प्रॉब्लम्स है इनको पहले आप क्या करो, ढूंढो। आप अपने जीवन में ऐसी कौन सी प्रॉब्लम है जिसकी वजह से आप एग्जाम नहीं क्वालिफाई कर रहे हो, या ऐसी कौन सी समस्या है जिसकी वजह से आप सक्सेस नहीं हो पा रहे हो, या कौन सा ऐसा कारण जिसके कारण से आपका हेल्थ अच्छी नहीं बन पा रही, या कौन सा ऐसा कारण जिससे आपकी डिजीज या बीमारी दूर नहीं हो पा रही, या ऐसा कौन सा कारण जिससे आप एंजाइटी और डिप्रेशन से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। यही तो प्रॉब्लम है। पहले आप प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करो। जब प्रॉब्लम को आप समझ जाओगे कि यही प्रॉब्लम है तो उस प्रॉब्लम को क्या करोगे, डिजाइन दोगे। आप जब डिजाइन दोगे अर्थात उसको आकार दोगे, जब आप डिजाइन दोगे, आकार दोगे, एक फ्रेम बनाओगे, अब उस फ्रेम के हिसाब से आप फिर दूसरा पॉइंट क्या करोगे, अगला पॉइंट डेटा कलेक्शन करोगे। अब डेटा कलेक्शन, अब डेटा कलेक्शन मीन्स आप अपने जीवन में जो समस्या है उसको एक डिजाइन दिया कि ये ऐसी समस्या और डेटा क्या होगा। हो सकता है आप ज्यादा ओवर थिंकिंग करते हो सकता है दूसरे से कंपेयर करते हो सकता है कोई व्यक्ति आपको अंडर एस्टिमेट करता हो, या आपको जिसको बोलते हैं कि डिवैल्यूएट कर देता हो, या बार बार आप कंपेयर करते परेशान हो जाते हैं। कोई बोलता है देखो मैं कलेक्टर बन गया, आप क्यों नहीं बने। आप पता चलो उसके घर वालों से कंपेयर करके आपको सुनाना शुरू कर दिए, देखो उनका लड़का मेहनत किया, वो बन गया, आप घर बैठे रहते क्यों नहीं बन पाते हो, या उनका लड़का प्रोफेसर बन गया, आप क्यों नहीं बन पाए, उनका लड़का इंजीनियर बन गया, आप क्यों नहीं बन पाए। ये क्या हो रहा है, कंपेयर करके आपको परेशान किया जा रहा है। तो ये जो अलग अलग तरीके से ही आपका डेटा है, यही अलग अलग तरीके डेटा आता है कि ये प्रॉब्लम क्रिएट करता है, यहाँ से प्रॉब्लम क्रिएट करता है, यहाँ से प्रॉब्लम क्रिएट करता है। मौसा जी कॉल करते हैं, या मौसी जी कर देती हैं, या फूफा जी कर देते हैं, या मान लीजिए आपके मामा जी हैं, ये जो रिश्तेदार आसपास के केकड़े रूप में ये लोग आपको परेशान करते हैं। हो सकता है यही लोग प्रॉब्लम के बेसिक आधार बनते हैं। तो वही उनके लिए डेटा कलेक्ट करोगे।
यहाँ से चीजें क्रिएट कर रहा है प्रॉब्लम। फिर इसी डेटा को फिर आप क्या करोगे, एक सैंपल बनाओगे, सैंपलिंग मतलब एक सैंपलिंग तैयार करोगे, एक उसका प्रायिकता बनाओगे। उस प्रायिकता में दो तरीके से आप ढूंढोगे, एक प्रोबेबिलिटी, एक नॉन प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी मीन्स होता है जिसमें संभावना 100% है कि ये व्यक्ति जब होता सुबह सुबह गुड मॉर्निंग भेजता है और बाद में कमेंट करता है और क्या हालचाल, बन गए आप प्रोफेसर। तो ये क्या है आपके लिए, ये आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। दूसरा होता है कि एक्सीडेंटल होता है, कभी काल गांव चले गए घूमने, पता चला कोई गांव का पुराना आदमी मिल गया और बबुआ दिखाई नहीं दिए, कहाँ रहते हैं आपका, तो बोले गए रहते थे मुंबई दिल्ली में, तैयारी ये सब इलाहाबाद कर रहे थे। अच्छा, तो बन गए आप कुछ, तो ये सब क्या हो रहा है, यही तो आप सैंपल तैयार कर रहे हो, तो वो एक्सीडेंटल हो जाता है, अपनी लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट कर जाता है। ये जो दोस्तों बता रहे हैं चीजें, आप जिस व्यू में चाहेंगे उसको आप ढाल सकते हैं। जैसे अब इसमें क्या होता है, सैंपलिंग तैयार होगा, फिर अगला पॉइंट आपका शुरू हो जाएगा। अगर दिखेगा नहीं तो मैं यहाँ लिख देता हूँ ऐसे घुमा के। तो प्रॉब्लम हुआ, डिजाइन हुआ, डेटा कलेक्शन, उसके बाद सैंपलिंग। सैंपलिंग में दो, प्रोबेबिलिटी एंड नॉन प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी जिसमें संभावना हाई है कि ये 4-5 ऐसे रिश्तेदार हैं जो आपको जोंक की तरह चिपके रहेंगे, परेशान करेंगे। लेकिन कुछ ऐसे होते एक्सीडेंटल होता है, कुछ लोग मजा लेने के लिए आपके जीवन में आते रहेंगे, उनका काम ही है और कुछ करना धरना है नहीं। एक आदमी ने ऐसे बहुत, किसी ने कहा था, मेरा कोई खुद का डायलॉग नहीं, किसी ने बोला था, कोई व्यक्ति सिगरेट पी रहा, शराब पी रहा था और एक व्यक्ति कभी नहीं पीता था। जो नहीं पीता उसने उसको आपको उपदेश दे रहा है कि अगर आप शराब और सिगरेट नहीं पिए होते तो कम से कम आपके पास 10 लाख की गाड़ी होती। तो जो पी रहा था उसका दिमाग 2 मिनट में खटक गया। उसने पूछा, भाई साहब मैं तो पिया, मेरे पास चलो नहीं बचा पाया, गाड़ी तो नहीं है, लेकिन आप नहीं पीते, आपकी गाड़ी कहाँ है, आपकी 10 लाख की गाड़ी कहाँ है, आपको बता दो। यही दुनिया का दस्तूर है दोस्तों। आप अपने काम से काम रखो, 10 लोग मिलेंगे, आपको हर कदम पे टोकेंगे, रोकेंगे, और उम्र का कोई वादा नहीं है। पढ़ाई का तो आप जिस दिन बनना होगा बन ही जाओगे, और सीख रहे हो सीखते रहो, कम से कम उससे लाख गुना बेटर कुछ तो सीख रहे हो, कुछ गलत तो नहीं कर रहे हो। कभी कभी बीच बीच में मोटिवेशन देना पड़ता है दोस्तों, लोग परेशान है, क्या किया जाए। तो सैंपलिंग के आधार पर फिर आप क्या करोगे, इस सैंपलिंग के आधार पर आप बनाओगे फिर प्रपोजल। अब प्रपोजल मतलब, अब जैसे प्रपोजल एक प्रस्तावना या सिनॉप्सिस बनाओगे। अब उस सिनॉप्सिस जब आप बनाओगे, इसमें आप लिखोगे आपका टॉपिक क्या है, ठीक है, आपका मेथड्स क्या है, आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, ठीक, ये बेसिक चीजें आपका होता है। तो आप जब टॉपिक रखेंगे, आपका मेथड्स क्या है, आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, और प्रॉब्लम क्या आपने इसमें रखा है जिस पे आप रिसर्च करेंगे, प्रॉब्लम्स, ये सारी चीजें आप किसमें आता है, सिनॉप्सिस, प्रपोजल। इसी प्रपोजल के आधार पे आप क्या करते हो, थीसिस लिखते हो, रिसर्च पेपर तैयार करते हो, ठीक है। जब प्रपोजल आपका बन जाता है, इस प्रपोजल के बाद आप अगला पॉइंट शुरू करते हो, लिखते हो, क्या आएगा आपके पास, डेवलपिंग डेटा। इसको लिखेंगे डेवलपिंग डेटा। अब डेवलपिंग डेटा मीन्स क्या होता है दोस्तों, एक जब आप पूरा आइडेंटिफाई कर लेते हो, अच्छे तरीके से समझ लेते हो कि अच्छा ये जो फुआ जी हैं, फूफा जी हैं, ये जो फुफ्फड़ जी हैं, मौसा जी, यही लोग ज्यादातर दिमाग खराब करते हैं। यही मोट जो बोलते हैं ना, कि एक वर्ड होता है अंग्रेजी में बोल्ड, बोल्ड मतलब मोटा वर्ड, जो आपके लाइफ में सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाने वाले लोग। तो आपने उसको डेवलपिंग डेटा के रूप में रखा। ये मेन पॉइंट यही लोग प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। फिर इनको आप करोगे एनालिसिस, एनालिसिस करने के बाद तब कर देते हो सबमिट। ये होता पूरा ये प्रॉब्लम जो आपका होता है, ये सारी चीजें हमने बताया, इसी बोलते हैं स्टेप्स ऑफ रिसर्च। जब स्टेप ऑफ रिसर्च हो जाता है, तब उसके बाद ये होता है, अगला टॉपिक आपका आता है मेथड्स ऑफ रिसर्च। मेथड्स ऑफ रिसर्च मीन्स होता है आपने कौन सा मेथड यूज किया। जैसे क्वांटिटेटिव मेथड्स है, क्वालिटेटिव मेथड्स है, डिस्क्रिप्टिव मेथड है, हिस्टोरिकल मेथड्स है, एक्सपेरिमेंटल मेथड्स है, डिडक्टिव मेथड्स है, इनडिडक्टिव मेथड्स है। बहुत कुछ इसमें मेथड्स होते हैं जो आप यूज करते हैं। अब जैसे 2-4 के बारे में बात करते हैं।
हिस्टोरिकल मेथड्स क्या होता है, जो आपका ऐतिहासिक चीजों पे आप रिसर्च करते हो, जो हेरिटेज के रूप में काफी चीजें आपको देखने को मिलता है, जैसे दिल्ली का लाल किला हो गया, कुतुब मीनार हो गया, या हवा महल हो गया। ऐसे पुरानी जो चीजें ऐतिहासिक रूप में हैं, उनको आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट पे आप वहां पर जाते चीजों कार्बन डेटिंग से पता करेंगे कितना पुराना ये चीज है, तो उसको बोलते हैं हिस्टोरिकल बेसिक जो आपका रिसर्च। अगला होता है क्वांटिटेटिव रिसर्च। क्वांटिटेटिव मीन्स होता है बहुत सी चीजें आप जानते हो, समाज में बहुत कुछ चीजें आप देखते हो, उसको क्वांटिटेटिव को बोलते हैं, जिसको जनरल टू पर्टिकुलर, समान सी बात को एक विशेष बनाना है, बड़ी सी बात को छोटे में करके दर्शाना है। और एक होता है आपका क्वालिटेटिव। क्वालिटेटिव मीन्स गुणवत्ता रिसर्च। ये क्या होता है, आपको पर्टिकुलर टू जनरल की बात करता है, वो था जनरल टू पर्टिकुलर, ही होगा पर्टिकुलर टू जनरल। ये क्या करे, क्वालिटी को क्वांटिटी में बदल देना है। इस तरीके से आपको हिस्टोरिकल हो गया, क्वांटिटी हो गया, क्वालिटी हो गया, एक्सपेरिमेंटल। सबसे बेस्ट होता है एक्सपेरिमेंटल। एक्सपेरिमेंटल मीन्स होता है जो आप बार बार प्रयोग करते हैं, ट्राई करते हैं, जैसे आप बार बार एग्जाम देते हैं, बार बार ट्राई करते हैं, फिर भी मन टूट जाता, परेशान हो जाते हैं, तो इसी बोलते हैं एक्सपेरिमेंटल मेथड। जब तक आप अपने गोल को प्राप्त नहीं कर लेते हैं, इसी को बोलते हैं एक्सपेरिमेंटल मेथड्स। ओके फ्रेंड्स, ये अगला बात हम करेंगे टाइप्स ऑफ रिसर्च। अब टाइप्स ऑफ रिसर्च कितने प्रकार के रिसर्च है, देखिए टाइप्स ऑफ रिसर्च वही है सब कुछ। एक्शन रिसर्च है, एक्शन मतलब कोई एक कार्य कर रहे हो तो भाई उसको पूरा करके दिखाओ। कंसिस्टेंसी है, लगातार होना चाहिए। एक्रुअल होना चाहिए, सटीकता में होनी चाहिए, ऐसा भी नहीं कभी ज्यादा हो ना कम हो। ये जो आपका टाइप्स ऑफ रिसर्च, इसमें बहुत प्रकार के रिसर्च है, टोटल 30 प्रकार में इसको बांटा गया है। एक्शन रिसर्च, ऑब्जेक्टिव ऑफ रिसर्च है, कंसिस्टेंसी है, एक्रुअल है, ये सारे पॉइंट इसमें बात किया। कंसिस्टेंसी और एक होता है जैसे कहते हैं सटीकता पे, एकदम टू द पॉइंट वाली बात होना चाहिए, इस पे बात करेगा। कैरेक्टर ऑफ रिसर्च में टोटल इसमें 12 है। इसमें क्या वही सारी पॉइंट आपका था, कैरेक्टर की बात करेगा कि जो आप रिसर्च कर रहे हो क्या वो क्वालिटी में है या क्वांटिटी में है, या कौन सा मेथड्स यूज कर रहे हैं, या इसका कंट्रोल कितना कर रहे हैं, कंसिस्टेंसी कितना है। ऐसा नहीं पता चला मेथड्स आप जो यूज कर रहे हो वास्तव में वही मेथड यूज कर रहे हैं कि दूसरा मेथड यूज कर रहे हैं, तो ये सारी चीज आपका कैरेक्टर की बात करते हैं। इसमें 12 पॉइंट होता है। एथिक्स ऑफ रिसर्च क्या होता है दोस्तों, आप जब भी रिसर्च करो उसकी एक नैतिकता होनी चाहिए, किसी का कॉपी नहीं होना चाहिए, आपका अपना प्रॉब्लम है। जैसे कभी काल कोई काम करो तो काम आपका होना चाहिए, ये नहीं कि किसी से काम बनवा के लाके आप दिखा दो, देखो मैंने किया, नहीं, आपका खुद का रिसर्च होना चाहिए। एक मिनट दोस्तों, जी हाँ दोस्तों, तो ये जो आपका एथिक्स ऑफ रिसर्च मीन्स होता है जो आपका किसी का कॉपी ना हो, आपका खुद का होना चाहिए, ये चीज बात करता है। और आईसीटी सपोर्ट मटेरियल क्या कहता है, जो आप रिसर्च करो, आज के समय में देखिए आईसीटी का बहुत ज्यादा योगदान है। कंप्यूटर, लैपटॉप, मोबाइल सबसे ज्यादा आपका प्रयोग करता है। एक साइड होती है शोध गंगा, तो आप चले जाइए, बहुत कुछ चीज आपको सीखने को मिलेगा, कैसे टॉपिक रखेंगे, कैसे रिसर्च पेपर तैयार करेंगे, कैसे थीसिस लिखेंगे, ये सब कुछ आपको आईसीटी के माध्यम से आप सीख सकते हैं। तो ये बस एक समरी तरीके दोस्तों में इसमें बात किया। नेक्स्ट टॉपिक अब बात करते हैं लॉजिकल रीजनिंग का, ठीक है। लेकिन आज अगर दुनिया आगे बढ़ी है तो रिसर्च का ही देन है दोस्तों। आज भी भारत में रिसर्चर तो कभी नजर नहीं आते, भारत में कितने लोग निकलते हैं, सरकार पैसे नहीं खर्च करेगी तो क्या करेगी। लड़कों का पेपर ही, भारत का सिस्टम में आज तक ये नहीं समझ में आ रहा दोस्तों, इधर पेपर होता अगले दिन कैंसिल होता है। पता चला कहीं इस देश को इस तरीके से सिस्टम क्या बना दिया, वही मुझे लगता है कि पुराना वाला ही कॉन्सेप्ट, बस उसको फॉर्मल तरीके से गुलाम बनाया गया। गुलाम दो तरीके से लोग पहले बने थे उपनिवेशवाद, आज बने नव उपनिवेशवाद। अर्थात उपनिवेशवाद जिसको बोलते थे, पुराने जमाने जब अंग्रेज लोग थे आपको गुलाम बनाए थे, वो डंडे मार के बनाए थे। आज के लोग आपको टैक्स सिस्टम में बांध के गुलाम बना लिए, आपको उतना ही पैसा दिया जा रहा है जितना आपका घर चले, परिवार चले, बस उससे ज्यादा कभी सोच ही ना सको। आइए, कोई बात नहीं है, इसीलिए जनता के हाथ में पावर दिया गया वोटिंग का, लेकिन उसका भी मिसयूज ज्यादा होने लग गया, क्या करें, जनता ही जिम्मेदार है। अब बात करते हैं लॉजिकल रीजनिंग। लॉजिकल रीजनिंग, अब लॉजिकल रीजनिंग में क्या है एक एक करके समझते हैं। इसमें जो टॉपिक दिया है दोस्तों,
आप वो वाला लॉजिकल रीजनिंग नहीं जो मैथ वाला होता है, कोडिंग डिकोडिंग, ये सब नहीं इसमें है, एक अलग ही टॉपिक है। इसमें आपका आएगा शुरुआत में जैसे स्टेटमेंट क्या है, स्टेटमेंट क्या है, आर्गुमेंट क्या है, कंक्लूजन क्या है, स्क्वायर ऑफ लॉजिकल रीजनिंग क्या है, स्क्वायर ऑफ लॉजिकल रीजनिंग क्या है, फॉर्मल फैंसी क्या है, फॉर्मल फैंसी क्या है, इनफॉर्मल फैंसी क्या है, फैंसी, नेक्स्ट उसके बाद कोनोटेशन क्या है, कोनोटेशन क्या है, डेनोटेशन क्या है। ये अभी हमने जो ये बात कर रहे हैं दोस्तों, पूरा ये खाली अभी एक यूनिट की है, ये सब आपका आता है। दूसरा बात करते हैं अब दूसरा यूनिट का, जिसमें आपका डिडक्टिव क्या है, इंडक्टिव क्या है, तीसरा उसके बाद तीसरा आपका इंडियन लॉजिकल रीजनिंग क्या है, लॉजिकल रीजनिंग क्या है, उसके बाद फोर्थ आपका, एक मिनट पे नहीं, थोड़ा कम है, दूसरा करते हैं। फोर्थ आपका परमाणा क्या है, प्रमाणा, और उसके बाद यहां लिख देते हैं फिफ्थ आपका अनुमाना क्या है। इसके दो बेसिक पार्ट है, जिसमें व्याप्ति क्या है, व्याप्ति, और हेत्वाभास, हेत्वाभास, ये बेसिक चीजें पूछता है इतना। और एक और भी इसमें है थोड़ा आपका वेन डायग्राम लॉजिकल रीजनिंग, यहां लिख देते हैं, एक और है वेन डायग्राम लॉजिकल रीजनिंग, बस इतना है, ये पूरा टॉपिक आपका है। अब एक सबसे बड़ा टॉपिक आपका यही होता है, स्टेटमेंट, आर्गुमेंट, कंक्लूजन, स्क्वायर ऑफ लॉजिकल रीजनिंग, फॉर्मल फैंसी, इनफॉर्मल फैंसी, और उसके बाद आपका हेत्वाभास में और दो टर्म आता है, माइनर टर्म, मिडिल टर्म, मेजर टर्म। माइनर टर्म क्या है, मिडिल टर्म क्या है, और मेजर टर्म क्या है, मेजर टर्म क्या है। बस इतना मिलाकर के आपको पूरा मैंने जितना लिखा दोस्तों, ये आपका जो सिर्फ टॉपिक है ये है। अब इसमें एक एक करके बात करते हैं। पहले समझते हैं स्टेटमेंट और आर्गुमेंट, कंक्लूजन। स्टेटमेंट मीन्स होता है जैसे आपने कोई परमिसेस 1 परमिसेस 2 करके कोई लाइन आप बोलते हो। सपोज आपने देखा कि अचानक से ठंड पड़ने लग गई, तो ठंड बढ़ने के पीछे क्या रीजन हुआ? हो सकता है ठंडी हवा चली, या हो सकता है पहाड़ी क्षेत्र में बर्फ की जो है बर्फबारी ज्यादा हो गया, वहां से ठंडी हवा आई। तो आपने कोई स्टेटमेंट दिया, उसके बाद आप उस पर आर्गुमेंट करते हैं, आर्गुमेंट के बाद उसमें आप कंक्लूजन निकालते हैं, उसका निष्कर्ष निकालते हैं। ये आपका होता है लॉजिकल रीजनिंग। और भी किसी बेस पे बात कर सकते हो, जैसे कि बादल देखा आपने, तो आपने बोला कि आज बादल हो रहा, लगता है बरसात होगी। अगर बादल देख करके बरसात हो गई, आपने स्टेटमेंट दिया बादल, आर्गुमेंट किया बरसात। अगर बरसात हो गई तो कहेंगे पॉजिटिव बात थी, बरसात नहीं हुआ तो नेगेटिव बात थी। तो जो आप स्टेटमेंट आर्गुमेंट इस पर पूरा डिस्कशन करते हैं, ये आपका लाइन होता है। दूसरा आपका होता है स्क्वायर ऑफ लॉजिकल रीजनिंग। यहां से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछता है। स्क्वायर ऑफ लॉजिकल रीजनिंग क्या होता है? बेसिकली दोस्तों ऐसे 4 लाइन खींचा जाता है, यहीं पर बताएंगे, ए ई आई ओ। अब ये क्या है? इसमें अगर आप लोग सिलोजिज्म चैप्टर पढ़ा होगा,
जिसमें कुछ बिल्ली चूहे हैं, कुछ चूहे किताब हैं, कोई चूहा किताब नहीं है, सभी चूहे बिल्ली है। ठीक उसी प्रकार से सारी चीजें यहाँ पर इम्प्लीमेंट होता है। एक कहोगे पॉजिटिव की बात करेगा, ये निगेटिव की बात करेगा, ये भी पॉजिटिव है, ये भी निगेटिव है। लेकिन ये जो पॉजिटिव होगा, जैसे ऑल मैन इज गॉड या गॉड लिख दिया, ठीक, इसमें लिखा ऑल मैन इज नो गॉड, मतलब कोई बकरी नहीं है। अगला सम मैन इज गॉड, तो यहाँ सम की बात करेगा। कोई आदमी, कुछ भी आदमी बकरी नहीं, तो यहाँ भी अलग होगा। तो इस तरीके से आपको डायग्राम पहले बनाना पड़ता है। जब यहाँ रिश्ता ये जोड़े, ए और ए का क्या रिश्ता होगा, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, इसका नाम दिया जाएगा कंट्रारिटरी। कंट्रारिटरी। और आई और ओ को जोड़ेंगे तो बोलेगा सब कंट्रारिटरी, सब कंट्रारिटरी। और अगर ए और ओ को जोड़ेंगे तो इसको बोलेंगे कंट्राडिक्शन, कंट्राडिक्शन। और यही आई और ओ को जोड़ेंगे ई को, ये भी होगा कंट्राडिक्शन। ये आप लोग पढ़े होंगे, तो मैं बस खाली समरी तरीके से बता रहा हूँ दोस्तों। और अगर ए और आई को जोड़ोगे तो इसको बोलेंगे सुपर अल्टरनेटिव या सब अल्टरनेटिव, सब अल्टरनेटिव। ये बातें याद रखना, यही चीज यहाँ भी होता है। स्क्वायर ऑफ लॉजिकल रीजनिंग में आपको इस तरीके से चीजें रटना पड़ता है, समझना पड़ता है, ठीक है। उसके बाद अगला टॉपिक है फॉर्मल फैंसी क्या इनफॉर्मल फैंसी। फैंसी मीन्स होता है गलतियां ढूंढना, एक होता है फॉर्मल फैंसी, एक होता है इनफॉर्मल फैंसी। फॉर्मल फैंसी हमें पता है कि ठीक है भाई, अगर दूध 5 किलो उबालेंगे, ठीक है, अगर उबालते रहेंगे तो 2 ही किलो मिलेगा, 1 किलो मिलेगा, बाकी सब खोआ बन जाएगा, बाकी जल जाएगा दूध। तो ये फॉर्मल फैंसी गलती होगा, इसमें होगा, ये पता है, नॉर्मल चीज है। एक होता है जिसको एबनॉर्मल होता है, हमें पता नहीं है, आपको बिल्कुल कुछ नहीं पता है। अभी आपको 2 घंटे बाद आपके साथ कौन सी घटना घट जाए, अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है, या किसी कॉल ऐसे आएगा, या आपको हो सकता है किसी से रिश्ते टूट जाए, आपको ब्रेकअप हो जाए। मैं जवान लोग की बात करता हूँ, बूढ़ों की नहीं। आजकल बूढ़ों को भी ब्रेकअप बहुत होता है। तो कहने का मतलब है जो घटना ऐसी होती है जिसमें हमें कुछ पता नहीं है, उसको बोले इनफॉर्मल फैंसी। और फॉर्मल फैंसी ये है जिसमें गलती दिख रही है, आपने गलती की हो, यहाँ में अगर कोई स्पेलिंग गलत किया लिखने में, कोई वर्ड गलत यहाँ दिख रहा है, दैट इज ए फॉर्मल फैंसी। बट कोई चीज ऐसी होती है जो मुझे बोलना चाहिए बट मगर वो बोला ही नहीं, ये इनफॉर्मल फैंसी। अब समझ में आ जाएगा, इस चीज को आप पढ़ते होंगे। उसके बाद आपका होता है कोनोटेशन डेनोटेशन। क्या होता है कोनोटेशन? मीन्स होता है किसी चीज का एक वर्ड निकाल देना, मीनिंग निकालना। जैसे स्नैक, स्नैक का मतलब सांप। अब सांप का फिर अलग अलग मीनिंग निकालना। आप रात को सोए, आपने सपने में सांप देखा, आपको लगेगा धन की प्राप्ति हो गई, या आपके जीवन काल सर्प दोष है, मिट रहा है, या हो सकता है नागदेव आपको दर्शन दे रहे हैं, या भोलेनाथ आपको दर्शन दे रहे हैं, तो या लक्ष्मी जी आपको प्रकट होने वाली, कहीं मिलने वाली हैं। तो जो आप अपने तरीके से अलग अलग मेथड से तरीके से निकालते रहते हैं, बहुविकल्पी तरीके से चीजों को सोचते हैं, उसको बोलेंगे डेनोटेशन। और कोनोटेशन होता सिर्फ एक अर्थ बताएगा, और डेनोटेशन उसको भावार्थ में उसको व्यक्त करना शुरू कर देता है। उसके बाद आपका आता डिडक्टिव क्या है, इंडक्टिव। ये डिडक्टिव इंडक्टिव में होता है। डिडक्टिव मीन्स होता है जनरल टू पर्टिकुलर, और इसमें हमें क्या क्या पढ़ना होता है, साउंड क्या है, अनसाउंड क्या है, वैलिड क्या है, इनवैलिड क्या है। अभी क्या चीज है डिडक्टिव? बड़ी सी बात को छोटी करना, ये है आपका डिडक्टिव। और ये कहता है छोटी सी बात को और बड़ी कर देना, ये है इंडक्टिव। अर्थात क्वांटिटी को क्वालिटी में बदलना, ये क्वालिटी को क्वांटिटी में बदलेगा, बस इतना चीज याद रखना। अर्थात जब आप पढ़ेंगे डिडक्टिव तो ये बड़ी सी बात को छोटी करेगा, और ये क्या करेगा, छोटी सी बात को बड़ी कर देगा। अब उसी में आप पढ़ेंगे डिडक्टिव में कि वैलिड क्या है, इनवैलिड क्या है, साउंड क्या है, अनसाउंड क्या है। और यही चाहे आपका इंडक्टिव में आएगा, आपका स्ट्रॉन्ग क्या है, वीक क्या है, कॉन्जेंट क्या है, अनकॉन्जेंट क्या है, ये सारी चीजें आपका आता है इंडक्टिव। उसके बाद इंडियन लॉजिकल रीजनिंग। इंडियन लॉजिकल रीजनिंग जब आप पढ़ेंगे तो ऐसा लगेगा कि आप इतिहास पढ़ रहे हो। इसमें 2 बेसिक चीज आप पढ़ते हो, ऑर्थोडॉक्स क्या और हेथोडॉक्स क्या। ऑर्थोडॉक्स उसे बोलते हैं जो गॉड में, ईश्वर में बिलीव रखते हैं, दैट इज कॉल्ड बाय द ऑर्थोडॉक्स। बट वो पर्सन जो गॉड और ईश्वर वेद में विश्वास नहीं रखते हैं, ओनली वो विश्वास करते साइंस एंड लॉजिक में, दैट इज कॉल्ड बाय द हेथोडॉक्स। हेथोडॉक्स देयर आर पार्ट्स ऑफ द बुद्धिज्म, जैनिज्म, चारवाक, आजीविका। And now
As orthodox, that is called by the Hinduism. Hinduism there are gods by the Lakshmi, Ganesh, ये जितने प्रकार लॉर्ड्स ऑफ देयर आर गॉड्स जो भी है इनके बारे में लोग विश्वास रखते हैं। वेद के बारे में पढ़ेंगे, देयर आर वेदा 4 टाइप्स कैटेगरी डिवाइडेड बाय द ऋग्वेद एंड यजुर्वेदा, सामवेदा एज अथर्ववेदा। ऋग्वेदा देयर आर पार्ट्स ऑफ द एज अ मंत्र, मंत्र को जो आप उच्चारण करते हैं, प्रोनाउंसिएशन करते हैं, दैट इज ऋग्वेदा। यजुर्वेदा जब उसी मंत्र को व्हेन देयर आर मंत्र इज राइटिंग बाय द लिटरेचर अकॉर्डिंग टू योर प्रोज एंड पोएट्री, दैट इज यजुर्वेदा। एंड नाउ थर्ड इज, मैं अंग्रेजी बोल दिया दोस्तों, एक्चुअली थर्ड में जो तीसरा आपका होता है सामवेदा। सामवेदा दैट इज कॉल्ड बाय सिंगिंग म्यूजिक्स, जब किसी मंत्र को आप गाते हैं, गा करके सुनाते हैं, उसको बोलते हैं सामवेदा। अथर्ववेदा, अथर्ववेदा जो बेस होता है बेसिक आपका, जैसे मेडिसिन हो गया, जादू हो गया, मैजिक हो गया, एग्रीकल्चर फील्ड हो गया, ये सारी बात आपका कौन सा करता है अथर्ववेदा। ये सब किसके पार्ट आपके हैं ऑर्थोडॉक्स। लेकिन जो आपका अगला होता है हेटेरोडॉक्स, हेटेरोडॉक्स देयर आर पार्ट 4 टाइप्स कैटेगरी डिवाइडेड बाय इंक्लूड्स बुद्धिज्म, जैनिज्म, चारवाक, आजीविका। बुद्धिज्म, बुद्धिज्म मीन्स होता है कि ये नहीं कोई बुद्धिज्म, बुद्धिज्म मतलब जो आपका एनलाइटमेंट हो, जो आप जीवन को समझ गए, आपके सामने जो घटना घट रही है, इफेक्ट करती है, आप उसको महसूस करते देखते हैं, यही तो बुद्धिज्म है। एनलाइटमेंट मतलब जानकार होना, अवेक होना, जागरूक होना, अवेयर होना। अब इनके बेसिक अगर कॉन्सेप्ट देखा, हीनयान, महायान, नवयान, वज्रयान। अब इसमें कुछ हीनयान मीन्स होता था जब कोई गुरु ज्ञान देता है, नॉलेज को इंप्रूवमेंट करता है, और आप उस नॉलेज को लर्निंग प्रोसेस में सीखते हैं और अपने जीवन में इंप्लीमेंट करते हैं, दिस इज ए हीनयाना, दैट इज कॉल्ड बाय द हीनयाना। बट महायाना क्या होता था, लोगों ने यहाँ पर गुरु को कम, गुरु के विचारों को कम माने, गुरु की मूर्ति बनाना शुरू कर दिए, और इसी से क्या उनको लगा नहीं गुरु जी सामने एक मूर्ति बना देंगे तो विश्वास करेंगे कि हमें नॉलेज मिल रहा है। उसके बाद तीसरा आपका आता है वज्रयाना। वज्रयाना मीन्स होता है जिसमें आप देखते होंगे लॉट्स ऑफ देयर आर टाइप्स ऑफ द आर्कोलॉजिकल, जैसे आजकल देखते हो आर्कोलॉजिकल डिपार्टमेंट उसमें रिसर्च करता है कि गणेश की क्या मतलब है, लक्ष्मी जी का क्या मतलब है, सरस्वती जी का क्या मतलब है। ये जो पूरी मूर्ति डिजाइन देखते हैं, जो आजकल लोग कहते हैं नहीं मूर्ति किसने बनाया था, ये वज्रयान का कॉन्सेप्ट था। आप कभी मथुरा शैली, गांधार शैली ये आप देखेंगे ना, जब आपको समझ में आएगा ये मूर्ति का डिजाइन किसने बनाया। और उसके बाद नवयाना आता है जब बी आर अम्बेडकर साहब 22 प्रतिज्ञा लेते हैं, काफी लोगों को चेंज करते हैं कि नहीं ये आपका जन्म, इसका मतलब ये नहीं कि आप अंधविश्वास पाखंड में फंसे, आप तार्किकवाद हो, वैज्ञानिक सोच रखें, तो उसको बोलते थे नवयाना। इस बेसिक जो आपको होता है बुद्धिज्म। ऐसे ही आपको होता है जैनिज्म। जैनिज्म देयर आर 2 ब्रांच बेसिकली, एक होता है आपका दिगंबर, दूसरा होता है श्वेतांबर। दिगंबर मीन्स जो नागा बाबा लोग, आपको मुख्य मेला में चले जाइए, नागा लोग बैठे होंगे, एकदम नंगे पुंगे बैठे होंगे, वो लोग कहते हैं भाई हमें कपड़ा पहनने की क्या जरूरत है, हमें जैसा नेचर बनाया वैसे जिएंगे। ठीक है भाई, उनकी अपनी सोच है, वो कुछ अलग ही दुनिया में जाना चाहते हैं, तो मैं कुछ नहीं कह सकता। बट नागा का मतलब वो अपना एक कॉन्सेप्ट बना लिए अपनी इंद्रियों को कंट्रोल में रखने के लिए। लेकिन आजकल नागा वो नागा नहीं रहते, सब आजकल भागा बन चुके हैं, विभागा में घुसने वाले नागा हो गए। नागा ठीक है कॉन्सेप्ट है, जैनिज्म का कॉन्सेप्ट था नागा बाबा लोग। दूसरे हुए बोले नहीं देखिए अगर समाज में रहना है तो हमें वस्त्र भी पहनना पड़ेगा। ठीक है बाकी चीजें हम नहीं खा सकते, जैसे लहसुन है, प्याज, वो बहुत कम खाते हैं। कहते इसमें कामुकता होती है जो बॉडी में हार्मोन्स एक्टिव करती है, और इससे हमें जनन प्रजनन क्रिया एक्टिविटी ज्यादा होती है, जिससे हमारे माइंड कॉन्सेंट्रेट बिगड़ सकती है। ये अपना उनका खुद का रिसर्च है। इसीलिए भोजन को 3 कैटेगरी में बांटा गया था, जिसको बोलते हैं तामसिक भोजन, राजसिक भोजन। तो जिससे तामसिक भोजन में जिससे आपका वह है कि इसमें मसाले वगैरह ज़्यादा होते हैं, तेल वगैरह भी ज़्यादा होते हैं। इस प्रकार से आप इसे बहुत से पुरानी मूवी एक मैंने देखा था, उसमें ऋषि कपूर रहती है और एक पद्मिनी कोल्हापुरी वो उस वक्त क्या विधवा हो जाती है। तो उस चीज़ को मैं नहीं समझ पाता, बाद में जब इस कॉन्सेप्ट को पढ़ा आप समझ में आया। उसको मसालेदार खाना नहीं देते थे, उसको लहसुन प्याज नहीं देते, बोले स्त्री अगर ये खाएगी तो इसके अंदर कामुकता जगेगी, और कामुकता जगह किसी पति की तलाश करेगी तो समाज में बेइज्जती होगा, क्योंकि जो विधवा बहू है दूसरे का तलाश कर रही है। वो तो नेचुरल प्रोसेस, उसे कोई नहीं रोक सकता।
तो ये चीज़ें देखिए वो लोग अपने इसीलिए कहते हैं कि अगर आप स्टूडेंट पढ़ाई करता तो उसको तामसिक भोजन नहीं लेना चाहिए, उसे राजसिक भोजन करना भी ठीक है, लेकिन राजसिक बजाय एक तीसरा है, याद नहीं आ रहा, तो सात्विक भोजन, यस सात्विक भोजन। तो राजसिक भोजन, सात्विक भोजन, तामसिक भोजन। तो आप उन बच्चों को बोलते हैं भाई अगर पढ़ने वाले बच्चे हैं तो उनको आप सात्विक भोजन दीजिए, जैसे खिचड़ी है, दलिया है, प्रोटीन दो, अच्छे दो, बट उनमें ज़्यादातर तामसिक चीज़ें नहीं आना चाहिए। तो ये काफ़ी बहुत आइडेंटिफाई करते जैनिज्म, कभी इन लोग से मिलिएगा जो शुद्ध जैनी होंगे तो बहुत कम ये सब चीज़ें खाते हैं। तो इसलिए लेकिन खाना चाहिए दोस्तों, अगर आप खाएंगे नहीं तो आपके बॉडी में जो है सेल होते हैं, कैंसर का जो सेल होता है उसकी संख्या बढ़ सकती है, इसीलिए कैंसर से बहुत लोग डिजीज होते मरते हैं। तो इस चीज़ को ज़्यादा नेगेटिव ना सोचें, बट उनका जो अपना जो कॉन्सेप्ट है ठीक है, लेकिन हर एक चीज़ का एक एक्सट्रीम नहीं होना चाहिए, मैक्सिमम नहीं होना चाहिए, एक लिमिट में होना चाहिए, मध्यम मार्ग होना चाहिए। तो ये चीज़ें जैनिज्म भी बोलता है। तो इसमें एक और ब्रांच था आपका श्वेतांबर, श्वेतांबर वालों ने सारा कॉन्सेप्ट दिया था। श्वेतांबर कहते हैं कि देखिए सफेद वस्त्र पहनते हैं और वो पीसफुल की बात करते हैं, अहिंसा की बात करते हैं कि और मास्क लगा के रहते हैं, इसके लिए उनका एक ब्रांच अलग होता है। उसके बाद तीसरा हमने बात किया था चारवाक। चारवाक कहता है कि भाई ऋणम घृतम पीबते, वो कहते हैं अगर जीवन एक बार मिला है आप ऋण ले करके पी लो, खा लो, जी लो, कल का कोई भरोसा नहीं है, आज का भरोसा नहीं, कल की क्या बात है। तो अभी जो जिंदा हो खाओ पियो मस्त रहो, दुनियादारी छोड़ो, घूमो टहलो, जहां मन करता घूम लो टहल लो, और क्या है। ठीक है आप 5-6 घंटा काम करो, पढ़ाई करो, लिखाई करो, बाकी थोड़ा एंटरटेनमेंट होना चाहिए। एक ही जैसे पूरे माइंड को आप रखेंगे तो माइंड एंगेज तो रहेगा, बाकी चीज से आप नहीं सीख सकते। ऐसा बहुत बड़ी चीज नहीं कि आप यहाँ कौन सा चीज हासिल करेंगे, आपको जी नहीं खाने तो आए हो। इसीलिए वो कहते हैं ऋणम घृतम पीबते, अगर ऋण लेके घी पीना पड़े तो पी लो। अगला होता है इसमें आपका आजीविका। आजीविका ये कहता है अगर आपके जीवन में कलेक्टर बनना, प्रोफेसर बनना, या टीचर बनना, या प्रधानमंत्री बनना, या सीएम बनना, विधायक बनना, कुछ भी बनना, चोर बनना, बदमाश बनना, जो आपके जीवन में लिखा होगा आप बन के रहोगे, उसे कोई नहीं मिटा सकता। ये कहते हैं आपका आजीविका। तो ये बेसिक चीज आपका हेटेरोडॉक्स का था। तो दोस्तों मैंने सारी बातें कर लिया। अब एक रहेगा आपका प्रमाणा। प्रमाणा में बेसिक 5 और भी चीजें इसमें जुड़ा होता है। प्रमाणा में किसी चीज का प्रत्यक्ष होना, प्रूफ होना। अगर आपके पास प्रत्यक्ष नहीं है, प्रूफ नहीं है, तो कैसे आप बात करोगे। इसमें होता है आपका प्रत्यक्ष क्या है, शब्दा क्या है, अनुपलब्धि क्या है, उपमाना क्या है, ये सारी चीजें इसमें, अनुमाना क्या है, ये सारी पॉइंट बात करता है। एक एक करके समझा देते हैं। प्रत्यक्ष मीन्स है अगर आपके सामने कोई ऐसी एक्टिविटीज, कोई घटना घटती है जिसको आप देखते हो ये घटना घट गई, तो प्रत्यक्ष रूप से घटी है। शब्दा मीन्स होता है जैसे आपने कोई बोला या लिखित प्रूफ दिया, एक शब्द हो गया। अनुमाना हो गया आपने धूप देखा या बादल देख करके एस्टिमेट किया, अनुमाना हो गया। और उपमाना हो गया किसी से तुलना करके आप बात कर रहे हो, एज इट इज आप जैसे बात करते हो, ऐसे एक व्यक्ति मुझे भी यही बात सुनाया था, यही हाल वहां भी जो घटा यही घटना मेरे जैसे भी घटा, ऐसे कंपेयर कर, उपमाना हो गया। अर्थापट्टि जिसका अर्थ अलग अलग आप निकालते हो, अर्थापट्टि हो गया। तो ये चीजें है। उसके बाद हम पढ़ते थे टाइप्स ऑफ अनुमाना। ये अनुमानक बात करेंगे तो अनुमाना बेसिक 2 भागों में बांटा गया। एक होता आपका व्याप्ति और एक होता हेतुआभास। व्याप्ति मीन्स होता है जिसमें कोई चीज लिप्त हो, जैसे अगर आप किसी चीज से लिप्त हो, पढ़ाई कर रहे हो, तो इसका मतलब आपके मन में विचार है कि मुझे प्रोफेसर बनना है, तो प्रोफेसर आपके दिमाग में लिप्त है, ये व्याप्त है, ये बैठ चुका है कि मुझे करना ही करना है। तो जिसमें कोई रीजन दिखता है उसी बोलते हैं व्याप्ति। और हेतुआभास होता है चेकिंग बाय द मिस्टेक, गलतियों को ढूंढना। अब गलतियों क्या ढूंढेंगे कि माइनर गलती है, मिडिल गलती है, मेजर गलती है, इसकी बात करेगा। और यही 3 चीज बेसिक होता है। उसके बाद और आगे इसमें आप पढ़ेंगे आपका हेतुआभास में, जिसमें बधित क्या है, अबधित क्या है, सत्य प्रतिपक्ष क्या है, ये सारी पॉइंट बात करता है आपका हेतुआभास। तो आज इतना ही दोस्तों। बाकी जो मैं समरी तरीके से बोला है आप लोग एक बार सिलेबस देखिएगा, पढ़ाई करिए। अब कल दूसरा टॉपिक लेके आएंगे आपका द पीपल डेवलपमेंट और हायर एजुकेशन सिस्टम। तो आज इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार, मस्त रहिए और पढ़ाई करते रहिए। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।